हेलो दोस्तों, CUET PG 2024 ज्योग्राफी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी से लगभग 130 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं उसी सीरीज़ में 5वां वीडियो, और आज में हम देखेंगे जो आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको, और उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला प्रश्न आज का है वो कुछ इस प्रकार है। 125 से हम लोग को सॉल्व करना है, सॉरी 131 से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो 131 का जो क्वेश्चन है वो है द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ एन ओशियन कैन बी सोन, यानी कि जो बॉटम टोपोग्राफी होती है, एकदम निचली जो टोपोग्राफी होती है ओशियन की, उसको किससे हम लोग दिखाते हैं, तो इसमें से किस कर्व से दिखाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिप्सोग्राफिक कर्व। अब हिप्सोग्राफिक कर्व क्या होता है, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ फिगर में, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो कर्व आया हुआ है नीचे तक ऐसे, इसको हम लोग हिप्सोग्राफिक कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हिप्सो, जिसको हम हिंदी में उच्च ज्यामिति वक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतामितिक वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें 132, अ डिप्रेशन इन अ रेंज ऑफ माउंटेन और हिल्स इज नॉट कॉल्ड, यानी कि जो माउंटेन रेंज में जो डिप्रेशन आता है, यानी कि जो डिप्रेशन यानी कि खाली स्थान, अगर जैसे मान लीजिए कहीं ऊंचा है तो उसके बाद जो नीचे, अगर उसके नीचे आता है तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे। तो वो इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो गॉर्ज होता है, गॉर्ज, कैनियन और कोल। कैनियन और जो गॉर्ज हैं वो मैंने आपको बताया था कि दो पर्वतों के बीच में अगर ये आई आकार की संरचना बन जाती है उसको कैनियन और गॉर्ज बोलेंगे। ठीक है, नदियों के द्वारा बनाई जाती है ये। तो ये तो आपका जो है डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रीज होता है, आपने सुना होगा ओशियनिक रीज, यानी कि जो ओशियन होते हैं उसमें जो रीज बनते हैं, यानी कि ओशियन में जो पर्वत बनते हैं उनको रीज बोला जाता है। तो ये जो पर्वत एक तरह से रीज जो है वो क्या हो जाएगा? चोटी हो जाएगा। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? रीज होगा। क्वेश्चन क्या था? डिप्रेशन इन अ रेंज ऑफ माउंटेन और हिल्स इज नॉट कॉल्ड, क्या इसमें से नहीं बोला जाता है तो रीज उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कॉन्टिनेंट्स इज ट्रू, मतलब कॉन्टिनेंट के बारे में कौन सा फैक्ट सही है। तो देयर आर कनेक्टेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद लिखा है मोस्ट कॉन्टिनेंट्स आर रफली ट्रायंगुलर इन शेप। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स दैट इज लेस डेंस देन द रॉक इन द ओशियन बेसिन, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है? कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ रॉक, जो कॉन्टिनेंट के पास रॉक है वो लेस डेंस है, किसके अपेक्षा? तो जो ओशियनिक बेसिन है उसकी अपेक्षा। अगला जो है वो है द कॉन्टिनेंटल रॉक आर मच ओल्डर। तो इसका जो चौथे अगर ऑप्शन की हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल रॉक है वो ओशियनिक रॉक से पुराना है, यानी कि मच ओल्डर है। कैसे? आप अगर इसको अनुमानता अगर आप लगाना चाहें तो आपको पता है कि ओशियन का निर्माण कैसे हुआ? ओशियन का निर्माण उल्कापिंड वगैरह गिरने वगैरह से हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पहले तो ये गोल ही रही होगी पृथ्वी। ठीक है, गोल पृथ्वी, या फिर सिकुड़ी हुई होगी। तो जब सिकुड़ेगी तो जहाँ पे डिप्रेशन आएगा वहाँ पे आके पानी भरेगा, और जब पानी भरेगा तब वहाँ पे ओशियन बनेगा। तो उससे पहले क्या होगा? कॉन्टिनेंट होगा, यानी कि जो कॉन्टिनेंट का जो रॉक है वो किससे? ओशियन के रॉक से पुराना है। इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। जो पहला इसका ऑप्शन है दे आर कनेक्टेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो कॉन्टिनेंट कनेक्ट है। तो अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो आप यहाँ इंडिया का मैप देखिए, ये आप क्या है? ये आपका इक्वेटर है। ठीक, ये इक्वेटर है। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। जो साउथ अमेरिका है वो भी जो है कनेक्टेड है किससे? नॉर्थ हेमिस्फीयर से। इसी तरह जो अफ्रीका है वो भी कनेक्टेड है किससे? नॉर्थ हेमिस्फीयर से। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कनेक्टेड है। तो ये भी जो आपका पहला ऑप्शन था उसके बारे में ये भी सत्य था। दूसरा जो ऑप्शन था वो मोस्ट कॉन्टिनेंट्स आर रफली ट्रायंगुलर इन शेप। अब मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं ट्रायंगुलर इन शेप, जो कॉन्टिनेंट हैं वो ट्रायंगुलर हैं। अगर मैं इसको अगर ट्रायंगल के रूप में बनाऊँ तो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक प्रकार का ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक प्रकार का ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट एक ट्रायंगल का रूप, रफली शेप में ट्रायंगल का रूप लेता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चारों का चारों, जो 1 2 3 4 आपका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
ये तीसरा ऑप्शन क्या था, कॉन्टिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ रॉक्स दैट इज लेस डेंस, जो कॉन्टिनेंट है उसका जो रॉक है वो लेस डेंस है देन द रॉक इन द ओशियन बेसिन। ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो ओरिजिनल सरफेस ऑफ लो रिलीफ हैविंग एन एलिवेशन ऑफ विद इन अ फ्यू मीटर्स ऑफ सी लेवल एंड ब्रॉडली कन्वेक्स इज, तो क्या बोलते हैं इसको, जो रीजनल सरफेस होता है, क्या होता है, रीजनल सरफेस जो होता है लो रिलीफ का, उसको हम जो है सिल्ड बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओशियन का। अगला प्रश्न है द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिल्ट्स एंड प्लेटफॉर्म। अब जो सिल्ट्स और प्लेटफॉर्म में जो इसेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो जो प्लेटफॉर्म होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटली सेडिमेंट्री स्ट्रेटा से कवर होता है, यानी कि प्लेटफॉर्म जो है वो सेडिमेंट्री स्ट्रेटा से कवर होता है और धीरे धीरे इसी पर जो है टेम्परेचर का या फिर प्रेशर का जब प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म। जबकि जो सिल्ड होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं फॉर्म में, और ये जो है मैक्सिमम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही रहते हैं सिल्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाता है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें हम 136 नंबर, द वर्ल्ड बिजिएस्ट आइलैंड वाटर वे इज, तो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट वाटर वे कौन सा है, इनलैंड, इनलैंड मतलब कॉन्टिनेंट के ही अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो है वो सबसे बिजिएस्ट आइलैंड, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। द जनरल ट्रेंड ऑफ आल्प्स माउंटेन, जो आल्प्स माउंटेन है उसका जनरल ट्रेंड क्या है, तो मैं अगर आपको आल्प्स माउंटेन दिखाऊं तो ये आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आल्प्स माउंटेन, ठीक, यूरोप का आल्प्स माउंटेन। ये आप देखेंगे अगर मैं इस तरह दिशा बनाऊं तो ये होता है आपका नॉर्थ, 1 सेकेंड जी, तो ये होता है आपका ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये इस तरह से है, इस तरह से इसका विस्तार है आल्प्स पर्वत का, यानी कि ये किस तरह विस्तार है इसका, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, वेस्ट की तरफ इसका विस्तार है। तो ऑप्शन में अब देखिए, अगर ये अगर ऑप्शन है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया है, जनरल ट्रेंड ऑफ आल्प्स माउंटेन इज, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चाड बेसिन इज नॉर्थर्न सेंट्रल अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल, जो चाड बेसिन है, तो चाड बेसिन जो अफ्रीका में है वो एक इंटरनल ड्रेनेज है, यानी कि उसका कॉन्टिनेंट में जाके नहीं मिलता है उसका पानी, मतलब जो बेसिन है वहाँ से नहीं मिलता है, तो उसको इंटरनल ड्रेनेज बोलते हैं चाड बेसिन को, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है 139, अरेंज द फॉलोइंग लैंड फॉर्म इज सीक्वेंस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें आप कैसे मिलाएंगे, तो आप इसमें से 3 तो आपको पता होगा। सबसे पहले क्या पड़ेगा, गैंगेटिक प्लेन पड़ेगा, उसके बाद हिमालय पड़ेगा, यानी कि 1 या फिर 1 और उसके बाद 5, ठीक। उसके बाद प्लेटू ऑफ तिब्बत पड़ेगा, यानी कि हिमालय के जस्ट ऊपर क्या है, प्लेटू ऑफ तिब्बत। ये 3 आपको पता होगा सीक्वेंस में, ठीक है, यानी कि इसका 1 5 2 यहाँ तक तो आपको पता है। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है टरीम बेसिन, उसके बाद क्या आता है, टरीम बेसिन आता है, और फिर अल्टा टाग आता है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ फिगर में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन में हालांकि 3 और 4 डिफरेंट कर दिया है, लेकिन आप वहाँ पे समझिएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं, नीचे आप पाएंगे गंगेटिक प्लेन, यहाँ पे आप पाएंगे हिमालय, उसके बाद तिब्बतन प्लेट, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टरीम बेसिन इसको बोलते हैं, ठीक है, टरीम बेसिन इसको बोलते हैं। और टरीम बेसिन के जस्ट नीचे, सॉरी ऊपर, ये जो टरीम बेसिन आप देख रहे हैं, टरीम बेसिन, इसके बगल में ही कर सकते हैं, ये जो है अटेले टाफ फॉल्ट है ये, यानी कि यहाँ पे ये फॉल्ट है। तो ये अगर ऊपर नीचे आता तो आप उसको देख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन वैसा ही बनाया जाएगा जिसमें अगर दोनों ऊपर नीचे रहेगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 139 का राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो 140 है, इज एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू एंड लाइज बिटवीन द रॉकीज एंड वास्चैट माउंटेन्स। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि इसमें से जो कोलोराडो प्लेट्यू होता है वो इंटर माउंटे प्लेट्यू है, ठीक है। इंटर माउंटे प्लेट्यू यानी कि जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ होता है उसको इंटर माउंटे प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। द ग्रेट बेसिन ऑफ यूएसए इज रियली अ प्लेट्यू विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा बना हुआ है जो ग्रेट बेसिन है यूएसए का, तो वो मेनली बना हुआ है ब्लॉक माउंटेन से, ब्लॉक फॉल्ट से, ठीक है, ब्लॉक फॉल्ट से वो बना हुआ है। तो ब्लॉक फॉल्ट से बना हुआ है ग्रेट बेसिन ऑफ यूएसए। अगला प्रश्न है असर्शन और रीजन दिया हुआ है, सम ऑफ डिप्रेशन
ऑफ द ग्रेट बेसिन ऑफ यूएसए हैव नो एक्सटर्नल ड्रेनेज। तो एक्सटर्नल ड्रेनेज नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ वेरी हाई। तो जब रेट ऑफ एवेपोरेशन वेरी हाई होगा, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से वाष्पीकरण होगा, तो बाहर तक समुद्र तक पानी जा ही नहीं पाएगा। तो ये जो है दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले प्रश्न की बात करें तो द वेल, वेल मतलब कुआं, जो वेल होता है विल ऑलवेज कंटेन वाटर, हमेशा पानी रखता है अगर द बॉटम ऑफ द वेल इज़ फॉर बिलो द वाटर लेवल, यानी कि वाटर लेवल से अगर नीचे हो वेल का जो बॉटम है, यानी कि जो निचला सिरा है वेल का, अगर वो वाटर लेवल से नीचे है तब पानी हमेशा रहेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन आप देख सकते हैं नीचे। अगला जो प्रश्न है, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर डेल्टा इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रोसेसेस इन व्हाट ऑर्डर डू दे टेक प्लेस। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका डिपोजिशन होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कोरेजन्स होता है और फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें क्या लिखा था, ऑर्डर डू दे टेक प्लेस। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट होगा या फिर कोरेजन होगा फिर डिपोजिशन होगा। तीसरा जो ऑप्शन है कोरेजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा और डिपोजिशन होगा। तो ये तीसरा आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पहले कोरेजन होगा, टूटेगा फूटेगा, ठीक है, नदी में ही जो गाद जमा होंगे, उसके बाद वो जो गाद ट्रांसपोर्ट होगा उसका गाद का, और फिर अंत में जाके वो डिपोजिट हो जाएगा, उसी को जो है डिपोजिशन बोलेंगे। तो जो डेल्टा बनता है वो कोरेजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के क्रमिक प्रोसेस से बनता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न की बात करें तो द इरोजिव पावर ऑफ रिवर, जो इरोजिव यानी कि जो अपरदन करने की जो पावर होती है रिवर की, वो किस पे डिपेंड करती है, मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी स्पीड पे, यानी कि नदी की कितनी स्पीड है और उसमें कितना पानी जो है वॉल्यूम कर रखा है, अपने अंदर कंटेन कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि स्पीड एंड वॉल्यूम पे जो है वो रिवर की जो इरोजिव पावर है वो डिपेंड करता है। अगला जो प्रश्न है, डिपोजिशन बाई रिवर इंक्रीजेज, जो डिपोजिशन होता है रिवर का वो बढ़ जाता है कब? तो जो डिपोजिशन है वो जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर इंक्रीज, जब पानी का मात्रा बढ़ेगा, जब पानी का मात्रा बढ़ेगा तो इरोजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, फॉलोइंग आर द लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाई फॉल्ट एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन से ऐसे लैंड फॉर्म हैं जो कि फॉल्ट से बने हैं? ठीक है, तो इसमें से 3 तो फॉल्ट से बने हैं, एक ऐसा है जो फॉल्ट से नहीं बना है, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है ना, तो वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नापे। ठीक है, नापे जो होता है वो फोल्ड से बनता है। ठीक है, फोल्ड से नापे बनता है। ये तीनों जो है फॉल्ट से बनते हैं, ग्रैबन, हॉस्ट और ड्रैग, ये सारे जो है वो फॉल्ट से बनते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्कारपमेंट। स्कारपमेंट का बेसिक सा मतलब होता है ढलान। तो व्हेन अ ब्लॉक स्लिप्स डाउन, जब एक ब्लॉक जो है स्लिप डाउन होता है, नीचे आता है, तो अलॉन्ग द फॉल्ट, अलॉन्ग के जब अलॉन्ग से फॉल्ट के लगे जब कोई पर्वत नीचे आता है तो ढलान के उसको क्या बोलते हैं हम? स्कारपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें 149, हैंगिंग वॉल इज प्रोडक्ट ऑफ फॉल्ट। हैंगिंग वॉल किसको कहेंगे? मैं आपको अगर फिगर दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो फॉल्ट हुआ है, ये जो बीच में जो फॉल्ट हुआ है, तो जो नीचे आता है ये जो, इसको हम लटकती दीवार बोलते हैं, हैंगिंग वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रश्न में बोला है यहाँ पे तो हैंगिंग वॉल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉल्ट एक्टिविटी, इट इज ब्लॉक दैट मूव्स डाउन, जो नीचे आता है उसी को जो है हम क्या बोलते हैं? स्लिप्स डाउन अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन से होके जो नीचे आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग वॉल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेज एक्सेप्ट वन। इसमें से कौन सा जो है वो एक्सोजेनिक फोर्सेज है एक को छोड़ के? तो एक कौन सा है? तो जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन हमेशा जो है वो एंडोजेनिक यानी कि नीचे से होता है। ठीक है, कंप्रेशन। इसमें से रिवर, एनिमल्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स हैं। ठीक है, रिफ्ट एक्सोजेनिक मतलब जो बाहरी जो अर्थ सरफेस से कोई आपको दिख रहे हैं वो अगर फोर्स कोई अगर लग रहा है तो हम उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलेंगे। और पृथ्वी के आंतरिक शक्ति से जब किसी चीज़ में परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रिफ्ट वैली आर कॉस्ट। जो रिफ्ट वैली होता है कॉस्ड बाई, किसकी वजह से रिफ्ट वैली बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोजेनिक फोर्स से। एंडोजेनिक फोर्स से जो है वो रिफ्ट वैली बनता है। ठीक है, रिफ्ट वैली मतलब दरार पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, रिवर डिपोजिशन कैन प्रोड्यूस्ड। जो रिवर डिपोजिशन होता है वो क्या बनाता है? तो डिपोजिशन उसका हमेशा लेवी बनाता है। लेवी क्या होता है मैं आपको अगर दिखाऊं फिगर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप नदी देख रहे हैं, नदी यहाँ पे आ रही है, ये जो किनारे पे, एक सेकेंड, ये जो किनारे पे ये बनाती है उसको हम लेवी बोलते हैं। ठीक है,
आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है इसको हम लेविस बोलते हैं। ठीक, एक और फिगर में अगर आपको दिखाऊं तो वो था यहाँ पे, चलिए अभी दिखाता हूँ उसको। अगला प्रश्न तब तक देख लेते हैं। 153 मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर केमिकल वेदरिंग इज, तो सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सा है किस लिए, केमिकल वेदरिंग के लिए। तो केमिकल वेदरिंग के लिए सबसे जो फेवरेबल कंडीशन है वो है हॉट एंड वेट कंडीशंस। तो जो गर्म और सूखा जो कंडीशन होता है वो जो है केमिकल वेदरिंग के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है। अगला प्रश्न है अ ग्रेट एंटीक्लाइन विच हैज़ मेनी स्मॉल एंटीक्लाइंस एंड सिनक्लाइंस इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको फैन फोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैन फोल्ड बोलते हैं। जैसे बोल रहा है ग्रेट एंटीक्लाइन, ग्रेट एंटीक्लाइन बोले तो ऐसे, ठीक, विच हैज़ मेनी स्मॉल एंटीक्लाइंस, यानी कि ऐसे जो है ऐसे आ रहेगा। ठीक, एंड सिनक्लाइंस, तो ये एंटीक्लाइन बन गया, ये सिनक्लाइन बन गया, ये एंटीक्लाइन बन गया, सिनक्लाइन बन गया। ठीक है, सिनक्लाइन एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन एंटीक्लाइन। तो ऐसे बड़ा एंटीक्लाइन सिनक्लाइन भी बना और उसमें भी एंटीक्लाइन सिनक्लाइन अगर ऐसे बना हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम फैन फोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पेयर्ड रिवर टेरेस। पेयर्ड रिवर टेरेस किस में बनेगा, तो पेयर्ड जहाँ बनेगा, जैसे ये नदी आ रही है तो दोनों तरफ बनेगा तो इसको पेयर्ड बोलेंगे। उसके बाद कह रहा है रिवर टेरेस, तो किससे बनेगा ये, तो जो फ्लड प्लेन आते हैं, यानी कि फ्लड प्लेन्स होते हैं, बाढ़ से जो मैदान बनते हैं उसको हम जो है पेयर्ड रिवर टेरेस वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गॉज। गॉज जो होता है वो क्या होता है, तो गॉज जो होता है वो एक प्रकार का रॉक वेस्टेज है जो कि प्रोड्यूस होता है मूवमेंट ऑफ ब्लॉक से। अगर मैं आपको इसका फिगर दिखाऊं तो दिस इज गॉज, ये जो है गॉज है, दिस इज अ गॉज। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो वेस्टेज ऑफ रॉक है, रॉक वेस्ट है जो रॉक, उसको हम जो है गॉज बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है फ्रीज थॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो फ्रीज थॉ है, फ्रीज थॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का, किसी भी चट्टान में जब पानी चला जाता है उसके अंदर छोटे से अगर छिद्र में भी पानी जाता है तो धीरे धीरे वो केमिकल वेदरिंग की वजह से जो है वो उसका वेदरिंग होता है, तो उसको हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। अगर मैं आपको इसका भी फिगर दिखाने की प्रयास करूं तो आप सबसे नीचे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा पानी आया, उसके बाद धीरे धीरे करते करते दो पार्ट में टूट गया, फिर ये जो है कई पार्टों में टूट जाता है, तो 3 स्टेप में ये आपका वेदरिंग हो गया, इसको हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। फिर से हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना प्रश्न, जो कि आपका 158 टॉर क्या होता है। जो टॉर होता है, तो टॉर मैंने अभी आपको जो एक फिगर दिखाया था, टॉर इज अ, ये जो शार्प, ये इसी संरचना को टॉर बोलते हैं। ये भी वेदरिंग का ही एक पार्ट है, इसको हम टॉर बोलते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसको देखिए, तो आपके ऑप्शन में था कि टॉर इज अ वेदर्ड ब्लॉक ऑफ रॉक इज राउंडेड एज्ड सॉफ्ट, तो राउंडेड एज सॉफ्ट नहीं था, वेदर्ड ब्लॉक ऑफ रॉक्स इन शार्प एज टॉप, तो मैंने आपको बताया जब दिखाया तो उसमें शार्प जो है वो उसका शेप था। ठीक है, जो एज उसका था वो जो है शार्प शेप का था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि वेदर्ड ब्लॉक ऑफ रॉक्स इन शार्प एज शेप। अगला प्रश्न है मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर। जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं वो बनाए जाते हैं, किससे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, तो हाई प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होगा तभी बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है जियोग्राफिकल साइकिल। जो जियोग्राफिकल साइकिल होता है इज, तो द इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप इन अ साइकिल विच द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पास थ्रू इन अ डेफिनिट ऑर्डर। तो डेफिनिट ऑर्डर में जब का बहुत सारे लैंडस्केप का जब इवोल्यूशन होता है तो उससे जो साइकिल बनती है उसको हम जियोग्राफिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, वेरियस स्टेजेस उसमें आते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द एलिवेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन 3 स्टेजेस विथ यूथ मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज डिवाइडेड बाई, तो ये जो लैंडफॉर्म के 3 स्टेज जो बताए गए थे वो किसके द्वारा बताए गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका डेविस के द्वारा बताया गया था। ठीक है, एक यंग एज, एक फिर मैच्योरिटी और फिर ओल्ड स्टेज। द चेरनोजेम सॉइल्स आर एसोसिएटेड। जो चेरनोजेम सॉइल्स है वो किससे एसोसिएटेड है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रशियन स्टेपीज से। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रशियन स्टेपीज से जो है चेरनोजेम सॉइल एसोसिएटेड है, संबंधित है। A new climate set in for a short period during the regime of the climate of an era। उस era को क्या बोलेंगे, तो era is called climate accident। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, climate accident। तो ये आज आपके थे लगभग 30 प्रश्न से ज़्यादा ही मैंने आपको कराए हैं। तो प्रश्न कैसे थे ये आप बता सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।